नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर है महाराष्ट्र नागपुर से, जहां औरंगजेब पर जब बात बढ़ती हुई नजर आई। बीते कल हिंसा की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं नागपुर से। कैसी क्या तस्वीरें रही वो और आखिर किन चीजों को लेकर ये हिंसा भड़की, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन फिलहाल हालात जो है वो नियंत्रण में है, काबू में है। विस्तार से बात करेंगे इस खबर को लेकर। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है संभल से जुड़ी। जी हां, लुटेरों के नाम पर संभल में जलसा नहीं होगा, ये बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। जो मेला वहां पर लगाया जाता है होली के बाद हर साल, वो मेला इस बार उस मेले की इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। क्या कुछ रही है वजह, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां इजराइल की एयर स्ट्राइक से गजा में तबाही देखने को मिली है। जी हां, लंबे युद्ध विराम के बाद में अब एक बार फिर से ये युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख खबर पर, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में कल देर रात 2 गुटों में झड़प हुई, जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल उस दौरान बन गया और महाल इलाके में एक पक्ष द्वारा बड़े स्तर पर हिंसा को अंजाम दिया गया। दरअसल एक पक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी दौरान एक अफवाह फैल गई, जिसके बाद यह हिंसा और फैल गई। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, काबू में है और पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। साथ ही कई क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। धारा 163 वहां पर लागू है। तो वहीं पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। अब आखिर ये हिंसा कैसे भड़की, अभी की क्या स्थिति है और किन किन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, धारा 163 लागू है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल की तस्वीरें। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां हालात फिलहाल अभी काबू में है, नियंत्रण में है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं हिंसा के बाद की ये तस्वीरें और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से वहां पर लगातार निगरानी कर रही है इस वक्त। और जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस इस वक्त तैनात है। काफी संख्या में फोर्स को इस वक्त वहां पर तैनात किया गया है। और साथ ही तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जिन गाड़ियों को और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं और साथ ही कई वाहनों को आग के हवाले भी किया गया। और सिर्फ आम जनता के नहीं बल्कि जो पुलिस के वाहन है उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है उपद्रवियों की वजह से। लेकिन फिलहाल अब इस वक्त लगातार ये कोशिश है और पूछताछ इस वक्त चल रही है। उपद्रवियों को, कई सारे उपद्रवियों को इस वक्त हिरासत में भी लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीते कल की ये तस्वीरें हैं और कल हिंसा के बाद में जो हालात है वहां पर उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें, आज की अगर बात करें, तो आज हालात सामान्य है, नियंत्रण में है, काबू में है। इसी के साथ इस पूरे हिंसा के मामले को लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सीधे तौर पर आपने सुना और शांति की अपील करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। लेकिन इसी के साथ में सांसद नितिन गडकरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरी हिंसा को लेकर के और क्या कुछ अपील उन्होंने की है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे
धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये. सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं. आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी. तो शांति और सद्भाव बनाने की बात नितिन गडकरी की तरफ से की गई, शांति की अपील की गई, लेकिन इसी दौरान अगर हम देखें तो आखिर ये हिंसा कैसे भड़की बीते कल रात, वो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दरअसल औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर प्रदर्शन इस दौरान कुछ लोग यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे. लेकिन इस दौरान जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो धर्म ग्रंथ को जलाने की एक अफवाह किसी के द्वारा फैला दी गई. लेकिन जैसे ही ये अफवाह फैली तो वहां पर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए. अफवाह के फैलते ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जैसे ही ये हजारों लोग सड़कों पर उतरे तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे पहले से, इन दोनों गुटों के बीच में जबरदस्त झड़प इस दौरान वहां पर देखने को मिली और इसी दौरान ये हिंसा और ज्यादा भड़क गई. इसके साथ ही आपको बता दें कि उपद्रवियों ने यहां पर कई सारी दुकानों में भी तोड़फोड़ की है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई. कई सारे वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है. अगर कुल मिलाकर देखें तो 8 से 10 वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया गया है. और सिर्फ आग नहीं लगाई गई बल्कि जो वहां पर वाहन खड़े थे आम जन के, उनमें मोटरसाइकिलों और कारों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जो आम जन के वाहन वहां पर खड़े हुए थे. इसके साथ ही पुलिस वालों की अगर हम बात करें तो पुलिस वालों को भी सीधे तौर पर निशाना उपद्रवियों की वजह से तरफ से बनाया गया है और इस दौरान 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. तो और इसके अलावा हिरासत में भी कई सारे लोगों को लिया गया है. बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ उनसे हो रही है. तो ये तो बात रही कल की कि आखिर कैसे ये हिंसा भड़की. लेकिन फिलहाल अभी ताजा हालात क्या है एक बार वो भी आपको बता देते हैं. फिलहाल नागपुर में जो स्थिति है वो नियंत्रण में है. भारी पुलिस फोर्स जो है वहां पर तैनात किया गया है. इसके साथ ही कई सारे क्षेत्रों में धारा 163 भी लागू की गई, यानी कि 4 से ज्यादा लोग किसी भी जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. इसके अलावा कई सारे जगहों पे जो हिंसा वाले जो इलाके हैं वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, यानी कि पुलिस भी वहां पर मौजूद है. इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार की जो स्थिति है वो वहां पर खराब ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है बीते कल के बाद में. इसके साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकले. लेकिन इसके साथ ही आखिर इस पूरी हिंसा पर किसने क्या कहा है वो भी एक बार आपको बताते हैं. वारिस पठान की तरफ से कहा गया कि नफरत फैलाने वालों पर सरकार जो है लगाम लगाए, ये बात वारिस पठान कह रहे हैं. इसके अलावा अरविंद सावंत है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है. तो अब कहीं ना कहीं अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं. इसके साथ ही कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा, वो कह रहे हैं कि 300 सालों के इतिहास में नागपुर में दंगा नहीं हुआ है. आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा गया कि राज्य में ऐसी कानून व्यवस्था पहले कभी नहीं थी. तो कई सारे सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही इमरान मसूद की तरफ से कहा गया कि आप नफरत को आग देने का काम कर रहे हैं. ये तमाम बातें नेताओं की तरफ से कही गई है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसको राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है. फिलहाल पुलिस ने कई सारे लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जांच भी चल रही है. हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे. शिशिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? माफ कीजिएगा योगेश, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है और साथ ही वहां पे अभी क्या कुछ ताजा हालात है उसके बारे में जानकारी दीजिए. देखिए, पुलिसिया कार्रवाई के बारे में आपको बता दूं तो इंटरनेट सेवाएं बीच में अवरुद्ध की गई थी, उसको वापस वहां पर जो है वो सुचारू रूप से फिलहाल कंटिन्यू किया गया है. तो इंटरनेट सेवाएं कुछ देर के लिए रोकी गई थी क्योंकि र्यूमर्स को लेकर जो रविंद्र सिंघल जो कि वहां के पुलिस आयुक्त हैं, सीपी हैं, उन्होंने कल रात में भी कहा था कि र्यूमर्स को लेकर सारी चीजें हुई है. एक्चुअल रीजन क्या था, ये वायलेंस हुआ क्यों इस तरीके से हुई, क्योंकि अगर आप अलग अलग बयानों को देखेंगे तो जो प्रवीण दटके जो कि वहां के विधायक वो कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे और बाहर से लोग आए और उसके बाद उन्होंने इस तरीके का जो कार्रवाई है, जो इस तरीके का जो एक्शन है वो उन्होंने किया है ग्राउंड पे. ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अगर बाहर से लोग आए इसका मतलब कुछ कॉन्स्पिरेसी जो है वो हैच की गई. तो पुलिस की एफआईआर अगर देखें तो पुलिस ने अभी डिटेन किया है, यानी कि हिरासत में रखा है. प्रॉपर एफआईआर में कौन सी धाराएं लगाई हैं या कुछ उस तरीके का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराएं अगर लगी है बीएनएस की, तो उसको लेकर पुलिस ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है क्योंकि फिलहाल जो है पूरे मामला जांच का विषय है. पुलिस अपने अपने स्तरों पर जो डीसीपी है वहां के जो अलग अलग 3, 4, 5 जो अलग अलग जोन है जहां पे घटना हुई थी वहां के डीसीपी जो सीसीटीवी की मदद से कोशिश करें. साथ में जो सस्पेक्ट है, जिन लोगों को पकड़ा गया है, पूछताछ के लिए कोशिश की जा रही है कि एक्चुअल रीजन क्या था उसको जानने का. जहां तक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो देखिए बयानबाजी औरंगजेब को लेकर कुछ दिनों पहले से ही चल रही है और हर पार्टी की तरफ से हो रही है. कोई एक आप अबू आजमी से अगर लेकर आप शुरू करें तो चीजों को कई लेवल पर इंटेंसिफाई किया गया है. उसमें
जो है विपक्ष जो है काफी जो है एग्रेसिवली रहा है। अगर आप संजय राउत की बात कर ले, उन्होंने क्या बयान दिया वो हम सब लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है रीजन है, हालांकि आप इसको आप पूरे वायलेंस का रीजन नहीं हम कह सकते इस समय, लेकिन ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं चीजों को जो है एग्रीगेट की, चीजें इस पीक पर पहुंची कि कल जो रात की घटना थी जो दोपहर के बाद शुरू हुई थी और धीरे धीरे करके रात में बहुत ज्यादा पीक पे आई, वो जो है वो देखने को मिला। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस कोशिश ये कर रही है कि इसके पीछे जो तत्व है उनको जल्दी से जल्दी जो है गिरफ्तार किया जाए और जो कानून की प्रक्रिया है उसके साथ उनको लाया जाए। इसके साथ ही योगेश, हम देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस भी इस वक्त सामने आ रहे हैं, कई सारे सीसीटीवी फुटेज है, कई सारे फुटेज ऐसे हैं जो लोगों ने अपने मोबाइल फोन के जरिए बनाए हैं। तो कुल मिलाकर उन वीडियोस के आधार पर भी पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल, जो सोशल मीडिया जो पुलिस का जो साइबर सेल होता है वो पहले से ही एक्टिव रहता है और ऐसे फ्लो में और ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से बताया कि इंटरनेट सेवाओं को कुछ समय के लिए अवरुद्ध किया गया, कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड किया गया, उसके बाद वापस इंटरनेट सेवा नागपुर में उसको वापस वहां पे शुरू की गई। तो जो साइबर सेल है सिर्फ नागपुर ही नहीं, क्योंकि अगर साइबर की बात करें तो वो कोई एक जुरिस्डिक्शन में बना हुआ नहीं रहता है, वो जो है हो सकता है कि वो किसी दूसरे राज्य से भी कुछ चीजें इस तरीके के आ जाती है सोशल मीडिया पे जो चीजों को भड़का देती है। तो उसको लेकर जो है पुलिस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो कर रही है। जो बाकी एजेंसियां हैं उनके साथ भी जो है कोशिश की जा रही है कि इस तरीके का कोई अफवाह जो र्यूमर्स है, क्योंकि मेन जो उद्देश्य अभी पुलिस का जो बड़ी चुनौती वो यही है कि र्यूमर्स को किस तरीके से स्प्रेड होने से रोका जाए। तो उसके लिए जो है हर स्तर पर पुलिस, नागपुर पुलिस और साथ में जो महाराष्ट्र की और भी पुलिस एजेंसीज है वो इसमें। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश के संभल से, जो कि लगातार लंबे समय से विवादों में केंद्रों में बना हुआ है। दरअसल पहले यहाँ शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ, हिंसा हुई और उसके बाद में फिर रमजान और होली को लेकर विवाद शुरू हुआ और अब नेजा मेले पर भी विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, अब होली के बाद संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में आयोजित होने वाले नेजा मेला की अनुमति पुलिस प्रशासन ने नहीं दी है। एडिशनल एएसपी श्रीश चंद्र ने साफ तौर पर मेले की इजाजत से इनकार करते हुए कहा है कि मेला नहीं होगा। सालार गाजी एक लुटेरा था और इस सच को छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए देश को लूटने वाले शख्स की याद में कार्यक्रम की इजाजत नहीं देंगे, ये बात कही है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं खबर से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं पर। तो जी हां, आपको बता दें कि संभल में इस बार अब नेजा मेला नहीं लगाया जाएगा। नेजा मेले का आयोजन जो है वो इस बार नहीं होगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई है और संभल पुलिस ने सीधे तौर पर नेजा मेला जो कमेटी है उसको 2-2 की संदेश दे दिया है, ये मैसेज दिया है कि ये आयोजन इस बार नहीं होगा। लुटेरों के नाम पर ये कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। इस कार्यक्रम से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से और कहा गया है कि ऐसा करने पर अगर आप उसके बावजूद भी मेले का आयोजन करवाते हैं तो मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। इसके साथ ही एएसपी की तरफ से कहा गया कि कमेटी को मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं अनुमति मिल सकती है। फिलहाल अनुमति मिलने से पहले कोई तैयारी भी नहीं होगी। जब तक आपको इसकी अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक तैयारी भी नहीं की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि मसूद गाजी की याद में ये जलसा होता था, ये मेले का आयोजन हर साल होता था और लेकिन इस बार ये आयोजन नहीं होगा। 25, 26 और 27 मार्च को ये मेला 3 दिनों का लगना था, लेकिन फिलहाल अभी इसकी इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। संभल में नेजा मेला कराया जाता रहा है। कुछ लोगों द्वारा इसमें आपत्ति प्रकट की गई और अवगत कराया गया, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही पाया गया कि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता था। यह अब्दुल सलार गाजी महमूद गजनवी का सगा भांजा एवं उसका सेनापति था, जिसने सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिर को ध्वंस किया, साथ ही काफ़ी लोगों की हत्याएं की। उसकी याद में इस तरह के मेले का आयोजन सर्वथा अनुचित है एवं कानून व्यवस्था का भी प्रश्न खड़ा करता है। और इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि वहीं धार्मिक नगर नेजा कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन मसूदी ने इस तरह के पूरे मसले में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने की बात उन्होंने कही है, आइए आपको सुनाते हैं। ये हुआ क्या, एसपी साहब ने हमसे कहा क्या आप सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में कोई भी नेजा मेला नहीं बनाएंगे। वो एक अक्रांता थे और हम नेजा मेला उनकी याद में नहीं बना देंगे आपको। जो बड़ी अधिकारी हैं
उसके अधिकार उनके पास जाएंगे, उनके पास हम शिकायत रखेंगे क्या वो हमारी समस्या को हल करें। और नेजा मेला जैसे सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा, इस तरीके में मेला ही चलने दिया जाए। तो सीधे तौर पर नेजा मेला की अनुमति इस वक्त नहीं दी जा रही प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर कमेटी के लोग कह रहे हैं कि अब वो जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके पास पहुंचेंगे और इसकी इजाजत लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? हर साल इस मेले का आयोजन किया जाता है और 3 दिनों का ये मेले का आयोजन होना था, लेकिन अब भी अगर हम देखें तो पुलिस की तरफ से इसकी अनुमति नहीं दी गई और कहा गया है कि लुटेरे के नाम पर इस तरीके का मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, और इस मेले को लेकर स्थानीय लोगों की पुलिस के पास ऐसी शिकायत गई थी, उनको इनपुट भी मिला था कि अगर इस तरीके का मेले का आयोजन एक बार फिर से इस समय यहाँ पर हो सकता है तो हो सकता है कानून व्यवस्था की स्थितियां कुछ बिगड़ जाएं। उसी के आधार पर पुलिस ने यह फैसला लिया है, उसने परमिशन नहीं दी है। और इसके साथ ही इस मेले के लगने से 1 सप्ताह पूर्व यानी होली के बाद का जो मंगल होता है उस दिन एक झंडा और ढाल लगाई जाती है, उसकी भी परमिशन नहीं दी है जो आज के दिन लगाई जानी थी। तो इस मेले की परमिशन पुलिस प्रशासन ने नहीं दी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से एडिशनल एसपी ने जो कहा है उससे स्पष्ट है कि उनका कहना था कि जिस तरीके की स्थितियां हैं यहाँ पर उनके मद्देनजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोहम्मद गजनवी के सेनापति की याद में अगर इस तरीके के यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है तो आम लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इससे तमाम सारे कत्लो आम इसने किए थे, यह एक लुटेरा था और जिस तरीके से इतिहास में इसका मान मर्दन की इसका बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और तमाम सारी ऐसी परंपराएं की गई जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। लिहाजा पुलिस के द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई है। अगर इसकी परमिशन के लिए मेला कमेटी के द्वारा कहा गया है कि वो आगे इसके सिलसिले में उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, जब मजिस्ट्रेट की परमिशन लेंगे वो आगे देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल पुलिस ने वहां की स्थितियों के मद्देनजर मेले को लेकर परमिशन नहीं दी है, ना ही झंडा और ढाल लगाने की परमिशन दी है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो वाकई देखना होगा कि जब मस्जिद जो ये मेला कमेटी है, मेले कमेटी के लोग जब जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे जब मुलाकात करेंगे और अनुमति मांगेंगे तो क्या आगे आने वाले समय में उन्हें इस मेले की अनुमति मिलती है या नहीं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक आए, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर का, जहां इजराइल ने गजा पट्टी में एक बार फिर से हमला बोल दिया है और इसके बाद यह साफ है कि इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी से चल रहा सीज फायर अब खत्म हो गया है। इजराइल ने कई हवाई हमले किए हैं जिसमें कई फिलिस्तीनियों के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना वो बना रहे हैं। दरअसल 19 जनवरी से शुरू हुए इस युद्ध विराम के बाद से ये गजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इजराइल और हमास के बीच ये लड़ाई आज की नहीं बल्कि अक्टूबर 2023 से जारी है और इस संघर्ष के चलते दोनों पक्षों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। संघर्ष विराम समझौते के तहत इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जबकि हमास ने भी कई इजरायली बंधकों को छोड़ा था। फिलहाल हालिया हमलों के बाद अब एक बार फिर से तनाव गहरा गया है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हाल ही में हुए हमले के कुछ अहम बिंदु। तो इजरायली एयर स्ट्राइक से गाजा एक बार फिर दहलता हुआ नजर आया, जहां आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी दावा किया गया है। फिलिस्तीन के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी तरफ से बताया गया कि कई सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा कि हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत
हुई है, ये बात कही गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो संघर्ष विराम की बात लगातार हो रही थी उस पर भी अब साफ हो चुका है। साथ ही ये भी कहा गया कि हमले में मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं जिन लोगों की मौत हुई है। हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जिस तरीके से ये एयर स्ट्राइक की गई इजराइल की तरफ से, उसके बाद में कई सारे लोग इसकी चपेट में आ गए। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि हमास के दर्जनों जो ठिकाने हैं वो टारगेट पर थे सीधे तौर पर, लेकिन इस हमले में कहीं ना कहीं कई सारे लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इजराइल सेना ने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल यही कहा गया है कि जो हमास के ठिकाने हैं वहां पर ये जो हमला है वो किया गया है। इसके साथ ही हमास की तरफ से भी बयान आया कि समझौते से इजराइल जो है वो पलट रहा है। तो कुल मिलाकर हमास की तरफ से भी रिप्लाई इस वक्त आ गया है। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो डॉक्टर्स और गवाहों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मध्य गजा में डेर अल बलहा में ये पूरा हमला किया गया है, जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से। 3 घर, गजा शहर में एक इमारत पर ये हमला किया गया। डॉक्टर्स और जो चश्मदीद हैं उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं। इसके साथ ही खान यूनिस और रफा में भी ये हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से, ये बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि गजा पर कम से कम 35 हवाई हमले हुए हैं और इन 35 हवाई हमलों में बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिसमें कई सारे बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही आम लोग, बच्चे और महिलाओं को निशाना बनाया गया है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि जो आतंकी ठिकाने हैं हमने वहां पर हमला किया है। अब इसके साथ ही इजराइल के पीएमओ की तरफ से क्या कुछ बयान जारी करके कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये कहा गया कि सेना को हमास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इजराइल की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये निर्देश दिए गए थे सेना को कि हमास के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बंधकों की रिहाई से बार बार इनकार करने पर यह हमला किया गया है। दरअसल हमास को कई बार कहा गया कि बंधकों की रिहाई की जाए, लेकिन जब ये रिहाई नहीं हुई उसके बाद में ये हमला किया गया। प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद में ये हमले का फैसला लिया गया। इजराइल की तरफ से ये बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि पूरी ताकत के साथ आगे कार्रवाई इजराइल जो है वो करेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये बात अब एक तरह से एक बार फिर से ये नजर आ रहा है कि ये युद्ध दोबारा से छिड़ चुका है। जो युद्ध विराम की बात अभी तक थी वो युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैदियों और बंधकों की अदला बदली पर विवाद क्या हुआ है दोनों की तरफ से, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल इजराइल की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि जीवित बचे हुए 11 बंधकों के साथ 17 बंधकों को वापस किया जाए। उम्र कैद की सजा काट रहे सिर्फ 120 कैदियों को रिहा करेंगे, ये बात इजराइल की तरफ से कही गई है। 2023 में गिरफ्तार 1170 लोग ही रिहा होंगे, ये बात इजराइल ने कही। वहीं हमास की तरफ से शर्तें हैं कि सिर्फ 1 जीवित बंधक और 4 बंधकों के शव सौंपेंगे। तो ये हमास की शर्तें हैं। हर जिंदा या मुर्दा बंधक के बदले 120 कैदी रिहा हो, ये शर्त इस वक्त रखी गई है। इसके साथ ही हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा होने का रुख करेंगे। अनिल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जनवरी में ये युद्ध विराम शुरू हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध विराम खत्म हो चुका है और एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। बिल्कुल कृतिका, इसकी उम्मीदें थी। जो सीज फायर हुआ था उसकी जो अगर तारीख देखे तो 1 मार्च को सीज फायर खत्म हुआ, जो पहले हाफ का सीज फायर था। इसके बाद 2 और दौर थे, लेकिन दूसरे दौर की बात हुई, बात पर कोई आगे बात बनी नहीं। और आज जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है वो साफ दिखाता है कि इजराइल यहाँ इंतजार करने की मूड में नहीं है। इजराइल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी बंधकों को रिहा किया जाए और किसी न किसी कोशिश में वो हमास पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन ऐसे करने से सीज फायर जो अब तक एक शांति वार्ता या फिर एक तरह से जो अल्प विराम लगा हुआ था एक तरह से लड़ाई का, वो एक बार फिर जोर पकड़ता दिखता है और उसका खामियाजा हमें देखने को मिला। यही नहीं, अगर आप सीरिया और लेबनान में देखो वहां भी इस तरह की एक तरह से उनके बीच जो लड़ाई है वो भी शुरू हुई है। तो ये एक तरफ इजराइल और गाजा के बीच नहीं, मिडिल ईस्ट में भी हमें देखने को मिल रहा है एक तरह से लड़ाई बढ़ती हुई है। और ये लड़ाई का सीधा नतीजा होगा कि सीज फायर टॉक्स बाधित होंगे। सीज फायर टॉक्स पर आगे बात नहीं होगी, क्योंकि हमास भी उतनी ही जोरदार रिटेलिएशन करेगा, उतनी ही जोरदार वापसी के साथ हमला करेगा। तो ऐसे में जरूर जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा था, सीज फायर कहीं ना कहीं उस पर स्पीड ब्रेकर ही नहीं, मैं कहूंगा एक तरह से पूरी तरह से अब सीज फायर बाहर जाता हुआ दिख रहा है और पूरा दबाव एक बार फिर जोर लगेगा दोनों ही इजराइल और हमास द्वारा एक दूसरे को एक बार फिर इस युद्ध में आगे पीछे करने के लिए। लेकिन ये जो अटकलें या फिर अमेरिका की जो जोर थी किसी तरह से इसको ये सीज फायर को दूसरे स्टेज पर ले जाने की, वो विफल होती दिख रही। अब ये सीज फायर मेरे हिसाब से या फिर एक बार फिर टेबल पर आकर टॉक्स होना या फिर वार्तालाप होना दोनों के बीच मुश्किल दिखता है, क्योंकि नेतन्याहू ने यह साफ दिखाया है, नेतन्याहू ने साफ संकेत दिए है कि एक बार फिर हम युद्ध की ओर वापस लौट रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो हवाई हमले हुए हैं, इन हवाई हमलों को लेकर हमास की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है?
देखिए हमास इंतजार कर रहा है, क्योंकि देखो अब हमास के पास क्या है, हमास बार बार इस बात को कह रहा था जब दूसरे हाफ का या फिर दूसरे स्टेज का जब सीज फायर होना था तब भी इजराइल यही दबाव बनाया जा रहा था। रमजान का महीना था, बिजली काटी गई, कोशिश यही की जा रही थी कि दबाव बनाया जाए ज्यादा से ज्यादा हमास पर कि हमास जो बंधक है उनको रिहा करे। लेकिन मेरे हिसाब से हमास जानता है कि अगर हमने उसे रिलीज कर दिया, जो बंधक बचे हैं अगर उनको हमने रिलीज कर दिया तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो हमास की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई, हमास के पास ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ बंधक है उनके पास जो ऑप्शंस है जिसके कारण वो निगोशिएट कर सकते हैं। और वो बारीकी को समझते हैं कि अगर हमने कैप्टिव्स को छोड़ दिया या फिर बंधकों को छोड़ दिया तो हमारे पास कुछ नहीं होगा और इजराइल हम पर पूरी होगा। तो हमास अब इंतजार करेगा, हमास रिटेलिएट या फिर जरूर जोरदार वापसी के साथ अटैक करेगा, लेकिन इंतजार करना होगा। हमास ने उसके इंडिकेशंस भी दी है, लेकिन हमास की मुश्किल है कि ह्यूमैनिटेरियन और मिलिट्री एड जिसकी बार बार दरकार है वो गाजा स्ट्रिप में मिलती नहीं, जिसके कारण वहां रिलीफ या फिर जो जरूरतों की चीजें हैं वो पहुंच नहीं रही है। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ते हुई, तो कहीं एक तरफ अपने लोगों के लिए एक तरह से कुछ जो जरूरी चीजें उनको मुहैया करना, दूसरी तरफ इस लड़ाई को बरकरार रखना, ये दोनों एक दो तरफा तलवार पर हमास चल रही है और हमास समझती है इस बात को। और हमारी की कोशिश यही होगी कि आज के इस जो इजराइल ने जो हमला किया उसका मुंह तोड़ जवाब वो कल दे सके। लेकिन फिलहाल अब ये जो युद्ध है इस पर किसी तरीके के युद्ध विराम लगने की उम्मीदें जताई जाएं? बिल्कुल नहीं। आप जिस तरह से बातें बिगड़ रही है और जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रंप सरकार, उन्होंने भी रुख कर लिया है रूस और जो यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। हमें देखना ये रोचक होगा कि वहां क्या विकल्प निकल कर आते हैं सीज फायर के लिए, क्योंकि वहां भी इसी तरह की सीज फायर की बात हो रही है। और ये देखना नहीं होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार पर तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार गिरते आ रही है और $65 प्रति बैरल हो चुका है। तो ये सारे जितने भी दुनिया में बातें हो रही है सीज फायर की या कहीं ना कहीं अल्प विराम की, वो सीधे तौर पर तेल की कीमतों पर उसका असर पड़ेगा। हमने देखा कि 65 पहुंचने के बाद 4% की बढ़त हमें देखी थी तेल प्राइसेस में। बिल्कुल आज उम्मीदें यही होगी कि अगर वहां पुतिन और इनके बीच किसी तरह की वार्तालाप में सीज फायर की बात हो तो ऑयल प्राइसेस में या फिर क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत जरूर बढ़त होगी। लेकिन हमास की तरफ से आप कोई रिटेलिएटरी मूव की हम उम्मीद करें, हमास से अगर हम बात करें कि हमास पर इतना जोरदार अटैक हुआ और इतने लोगों की वहां नुकसान हुआ, इतने लोगों की जान गई है, ऐसे में हमास चुप नहीं बैठेगा, हमास जरूर पलटवार करेगा और जोरदार पलटवार करेगा। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इजराइल की तरफ से जब ये हवाई हमले किए गए हैं तो इस पर हमास की तरफ से किस तरीके का पलटवार किया जाता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है या इस हमले का जवाब हमले से ही दिया जाता है। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।